नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अनुच्छेद हैं वो लेकर आए हैं। आप जो अनुच्छेद पढ़े हैं वो ठीक है, पर ये अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर बार पेपर में ये देखने को मिलते हैं और मैं ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जिनकी पढ़ाई कम हुई है तो ये मैं स्पेशली उनके लिए दे रही हूँ, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से उनकी नैया पार हो जाएगी। जिन्होंने कम पढ़ाई की है, समय कम है जिनके पास, तो मैं स्पेशली उनके लिए लेके आई हूँ। देखने को सभी देख सकते हैं, क्योंकि अगर इनको लर्न करने के बाद और दूसरे आप मेमोराइज करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो और मैंने क्या किया है कि मैंने सारी एनसीईआरटी की वीडियोस जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं वो एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में लगा दी हैं, ताकि आपका समय ख़राब ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो ये जो एनसीईआरटी की वीडियोस ढूंढने में। कल बैठ के मैंने सारी एनसीईआरटीज़ की जो है प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तो और कुछ वीडियोस इसमें से पूरे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि इसमें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, और कुछ में क्या है कि आधे एनसीईआरटी के हैं, आधे किसी और के हैं, मतलब दूसरे टॉपिक से हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने इंट्रो में बता रखा है कि जो है ये एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चंस हैं, और वहाँ लिख भी रखा है शायद, तो वो आप देख लेना। जहाँ तक एनसीईआरटी हो वहीं तक देख लेना, आगे मत जाना क्योंकि समय कम है। बस जहाँ तक एनसीईआरटी लगभग 9-10 क्वेश्चंस हमने सब में दिए होंगे, 10 से 12 तक, वो इंट्रो में बता रखा है, आप देख लेना, वो देख लो। और आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अपने ऊपर पर जो है विश्वास बना के रखें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तब भी आप पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे, ये विश्वास आप अपने ऊपर बना के रखिए। विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दिमाग का सिर्फ अभी 10% यूज करते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन 3-4 दिनों में अपना दिमाग पूरा यूज करना है। आइसबर्ग देखा है, 90% जो है पानी के अंदर होता है, सिर्फ 10% दिखता है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। लेकिन अब इन लास्ट क्षणों में, इन लास्ट दिनों में अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करो। इस दिमाग की एक भी बहाना मत सुनना कि थक गया तो अब मैं थोड़ा आराम करूँगा, अब 1 घंटे बाद पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है। 1-1 मिनट पढ़ाई में झोंक दो, विजय आपकी होगी। छोटी होगी, लेकिन इस विजय से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, और आगे के लिए आपको जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, आत्मविश्वास के साथ आप वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। तो एक छोटी सी विजय भले ही बहुत ज़्यादा मायने न रखती हो, लेकिन हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना विश्वास बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। शुरुआत वहीं से होती है। जिनकी तैयारी कम है उनको मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि एनसीईआरटी के सारे इस जो वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं, हमने डाल रखे हैं, ये स्पीड में डाल के मेमोराइज कर लो फटाफट, बिल्कुल, और आपकी नैया पार हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ में आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिनको ज़रूरत है, जिनकी पढ़ाई कम हुई, उनको ये वीडियो मिल जाए, और इस वीडियो के थ्रू वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख करके एटलीस्ट वो क्वालिफाई तो कर लें। तो इसमें अगर आप लोग शेयर करते हैं तो आप लोग का भी एक नेक काम में आपकी भी सपोर्ट रहेगा। वैसे भी आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं, और हम सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है, और करना चाहिए भी। हम सभी एक दूसरे के सपोर्ट से ही खड़े होते हैं। तो जिनकी पढ़ाई कम हुई है उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि सबको मिल जाए। इसके बाद मैं संशोधन पर कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन जो हैं उन पर दूँगी। यदि कोई आर्टिकल यहाँ रह गया होगा तो मैं उसी में इंक्लूड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैंने सारे इंपॉर्टेंट दे दिए हैं। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं नोट्स के रूप में देती रहूँगी, कभी भी दे दूँगी। अब हो सकता है 4-5 घंटे बाद दूसरा वीडियो आ जाए और रात में भी आ जाए, तो मैं अभी सारी चीज़ें दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई बंद कर दो, सिर्फ इतना ही पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप पहले यहाँ से एक बार रिवीजन लेकर के फिर आगे भी देख लो। टाइम कम है तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, कहने का मतलब ये है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ो, नहीं। टाइम कम है तो सिर्फ एनसीईआरटी पे रहो। टाइम ज़्यादा है आपके पास, आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से करो, उसके बाद दूसरे भी कर लो। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, जितना अच्छा करोगे, यहाँ पढ़ाई होगी, उतना अच्छा जो है एग्ज़ाम में आएगा। देखते हैं अगला। अभी हम बातें काफ़ी हो गई हैं, चलिए फटाफट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 324 क्या कह रहा है। जो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बोलता है। ये कह रहा है कि ये
कह रहा है कि निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 324। तो 324 के अंतर्गत यानी 324 के अंतर्गत क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी होगी, स्वतंत्र निकाय होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी होगी ये। आगे क्या है, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि एक मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। कौन सा, आर्टिकल 74 का 1। आर्टिकल 74 के अंतर्गत और भी बातें दी गई हैं, लेकिन 74 का 1, सिर्फ 74 भी पूछेगा तब भी जो है ये ऑप्शन वहाँ पर दिया होगा तो आप टिक करना। और इसमें स्पेशली जो है 74 1 में दिया गया है इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि अगर कोई भी नियुक्तियां हो रही हैं और कुछ भी ऐसा अवसर है, जो भी अवसर राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो सभी को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 का 4 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्त में आरक्षण राज्य कर सकता है। राज्य के ऊपर छोड़ दिया है कि जो पिछड़े वर्ग होंगे उनकी नियुक्ति में आरक्षण जो है राज्य कर सकता है। तो 16 का 4, 16 में क्या है, सभी को अवसर की समानता है, और 16 में 4 अगर जोड़ दिया जाए तो पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति में जो है आरक्षण की बात की गई है। अगला है 51 जो है 51A, ये क्या कहता है, मूल कर्तव्य की बात करता है। मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में इंसर्ट किए गए हैं, और ये स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन, यानी कि उनकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपका बनता है। ठीक है, अनुच्छेद 300A ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले मूल अधिकार था, अभी ये विधिक अधिकार है। आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है कि लास्ट टाइम में जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 101% फिक्स होनी चाहिए। तो पहले आप इनको ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले ये मूल अधिकार था, और मूल अधिकार अब ये मूल अधिकार से निकाल करके क्या है, विधिक अधिकार बना दिया गया है इसको, और जो है 300 के सब सेक्शन A में रखा गया है इसको। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार से असंगत विधियाँ शून्य हो जाएंगी। जो मूल अधिकार से असंगत होंगी, यानी कि जो मूल अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर रही होंगी, कम कर रही होंगी या उनके विपरीत होंगी, वो शून्य हो जाएंगी, और इस बेसिस पे जो है ये न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। यानी कि जो न्यायालय है तो इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, और अगर इसको न्यायिक समीक्षा कर करके क्या है, असंवैधानिक घोषित की जा सकती हैं अगर ये किसके मूल अधिकार से असंगत हैं तो। ठीक है, अनुच्छेद 32 है, ये संवैधानिक उपचार इसको बोला गया है, मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, और ये 5 तरह के लेख जारी करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट सभी हैं, इन सबको लर्न करना है, लेकिन जो मैं इम्पॉर्टेंट कर रही हूँ तो वो मतलब और भी ज़्यादा है। सेम चीज़ जो है यहाँ पर हाई कोर्ट, ये सुप्रीम 32 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जो है ये रिट मतलब 32 के सर्वोच्च न्यायालय क्या है, 32 के तहत जो है 5 रिट जारी करता है, और अनुच्छेद जो है 226 के तहत हाई कोर्ट जो है यही सेम रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट हैं, ये हैं, मैंने कई बार करा रखा है, आप देखेंगे फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और निषेध या प्रतिषेध कर लें इसको, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इनके क्या हैं, इंग्लिश वर्जन भी इनका सुन लें, इंग्लिश में भी पूछता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका क्या हो गया, हैबियस कॉर्पस। परमादेश का क्या हो जाएगा, मैंडमस। अधिकार परीक्षा का क्या होगा, को वारंटो। प्रतिषेध का प्रोविज़न और उत्प्रेषण का सर्टियोररी।
ये हो जाएंगे इनके इंग्लिश के वर्जन। हमने कई बार करा रखे हैं, फिर भी ओरली बोल दिया है, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद जो है 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं होगा या पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि लोकसभा में पारित होगा तो जो है क्या होगा, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। 14 दिन ये डिले कर सकती, 14 दिन के अंदर इसको जो है क्या होता है, ये जो है विधेयक वापस करना होता है। अगर संशोधन करवाना चाहती है तो कुछ संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड होता है कि उनके संशोधन को माने या ना माने। अगर नहीं मानती तो भी वो पारित हो जाएगा, और मान लेती है तो उन संशोधन को, अगर संशोधन जो उसने दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उन सुझाव को मान लेती है तो सुझाव मान के और वो थोड़े बहुत उसमें फेरबदल कर देगी, मतलब तब्दीलियाँ करके, और वो पारित माना जाएगा। दोबारा वो वहाँ पर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे लोकसभा मान जाए तो भी, ना मान जाए तो भी वो पारित माना जाएगा, और उसकी मर्जी है कि वो जो सुझाव है उनको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। ठीक है, सिर्फ 14 दिनों का इसको रोकने का अधिकार होता है। अगर 14 दिन में नहीं भेजती है तो वो पारित, अपने आप ही पारित माना जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा। ये चीज़ें इसके बारे में हैं। आगे देखते हैं 170 जो है 137, ये क्या कह रहा है, जो अनुच्छेद 137 है, ये उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकेगी। ये जो है, जो उसने कभी जो है पास्ट में कभी कोई निर्णय दिया होगा, उसको लगता है कि नहीं अभी इसमें कुछ गलतियां रह गई थी, या फिर जो भी है समय के अनुसार कुछ चेंजेस करने हैं, तो उनको क्या है, उनमें ये पुनरावलोकन कर सकेगी, उसमें तब्दीलियां कर सकती है, उसका दोबारा जो है उसकी पुनरावलोकन कर सकती है अपने ही निर्णयों को। ठीक है, अनुच्छेद 144 क्या कह रहा है, 144 कह रहा है कि नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के समर्थन में कार्य करेंगे। यानी कि इसका सीधा मतलब अगर सरल लैंग्वेज में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की बात सभी मानेंगे, जो नीचे की न्यायालय हैं वो भी मानेंगे, और जो नागरिक वगैरह हैं ये सब भी मानेंगे। तो जितने भी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण हैं ये सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात मानेंगे, चाहे वो कोई भी संस्था हो, और ये सभी मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर पूरे देश पे जो है मान्य होगा। जो इसके डिसीजन होंगे, जो इसके निर्णय होंगे वो माने जाएंगे। आगे देखते हैं तो उसके यही बात कही गई कि उसके न्यायालय, ये नागरिक और न्यायिक प्राधिकरण जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के समर्थन में कार्य करेंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 में 2 बातें दी गई हैं और दोनों आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये वैसे हमने सब इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें दी हैं, तो आप, मैं दोबारा इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 के 1 में दिया गया है, सबसेक्शन 1 में। और अगर हम देखें तो इसी के 1 में ही सबसेक्शन 2 में क्या दिया है, राज्य एवं संघ क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में उल्लिखित होंगे, अतिलिखित नहीं, उल्लिखित होंगे। तो यहाँ पर हम लिखित कर देते हैं, जो लिखे हुए होंगे, लिखित होंगे। चलिए, लिखित होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम राज्य और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, राज्यों के मतलब सीमा और उनके नामों में या किसी भी चीज़ों में हम जो है परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र में, तो क्या होगा, सीधा सीधा वो जा कर के कहाँ पर, पहली अनुसूची का संशोधन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि राज्य एवं संघ क्षेत्र वो ही होंगे जो कि पहली अनुसूची में जो है उल्लिखित होंगे, पहली अनुसूची में जो लिखे होंगे वही होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम कुछ चीज़ चेंज कर रहे हैं, उनकी सीमाओं में राज्य को मिला रहे हैं, बांट रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे राज्य डिवाइड हुए हैं, तो अभी लेटेस्ट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब डिवाइड हुए हैं, तो क्या होगा कि हमें पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहली अनुसूची में उन राज्य, जो नए राज्य बने हैं या विकसित हुए हैं या जोड़े गए हैं, तो उनको पहली अनुसूची में उल्लिखित लिखना पड़ेगा, वहाँ पर जो है उनको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहली अनुसूची में संशोधन होगा। ये एक रिलेट करने वाली बात है और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट तौर पे आपको उसने बता रखा है, बुक ने बताया है कि जो राज्य एवं क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे होंगे। तो पहली अनुसूची में लिखे होंगे यानी कुछ चेंज होगा, तो पहली अनुसूची में उसको डालना पड़ेगा, तभी वो मान्य होंगे। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 2
क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, ये नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। जैसे कि सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य को प्रवेश अपने इंडिया में दिया गया था, इसके बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। जबकि अनुच्छेद 3 क्या बताता है कि राज्यों के नाम व सीमा जो है, नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन करने के बारे में अनुच्छेद 3 बताता है। और अगर ये परिवर्तन यहाँ पर होता है तो पहले अनुसूची भी परिवर्तित होगी, संशोधित की जाएगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 257 है ये कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, और ये बताता है कि जो है जो केंद्र है वो राज्यों को कुछ जो है डायरेक्शन दे सकता है। अगर उस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र की जो सरकार है उसको लगता है कि इस पर्पज़ के लिए नेसेसरी है, तो वो जो है किसको, राज्य को निर्देश दे सकता है। तो ये मतलब इन शॉर्ट में यही कहेंगे कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, उसको निर्देश दे सकता है अगर कोई पर्पज़ जो है किसके लिए, इसके इंडिया के लिए नेसेसरी दिखता है, और या उसके लिए उस परिस्थिति के अनुसार से कोई पर्पज़ अगर बहुत ज़रूरी है तो राज्य को निर्देश दिए जा सकते हैं, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और ये अनुच्छेद 33 और 34 इसको समझते हैं। ये क्या है? 33, 34 इसके अंतर्गत बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप इसको इन शॉर्ट में समझिए जितना आपकी बुक, इस बुक में दिया है। तो संसद को अधिकार, ये क्या है, दोनों मिलकर के संसद को अधिकार देते हैं कि सुरक्षा बलों का संरक्षण करेंगे। क्यों? कहीं पर मार्शल लॉ हुआ, कहीं पर जैसे कुछ डिसऑर्डर हो गया, तो सुरक्षा बल क्या करते हैं, वहाँ जा कर के जो है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के चक्कर में वो मतलब क्या लाठी चलाते हैं, कभी कुछ आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़ते हैं। तो कभी कभी उनसे क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है, कभी किसी को चोटें आ जाती हैं, कभी किसी का जो है डिमाइस यानी कि जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा कि उनको तो ये काम करना पड़ेगा। तो उनकी अगर ये नहीं कि उनसे कुछ अगर नुकसान हो जाए तो उन पर केस चलने लग जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो मार्शल लॉ या कहीं का जो है रिस्टोर कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो उनको सुरक्षा जो है संसद को अधिकार है कि उनको सुरक्षा प्रदान कराएगी। और इसी के अंतर्गत एक एक्ट बना है, जो वो एक्ट क्या है देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो ये जो है इसी के अंतर्गत जो है इसी प्रोविजंस के अंतर्गत बनाया गया है। और ये सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करते हैं उनसे अंतर्गत अगर उनसे कुछ ऐसा हो जाता है तो जो है संसद को उन्हें प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। तो ये देखते हैं, बस इतना इस शॉर्ट में इसको ध्यान रखिए कि संसद को अधिकार देता है सुरक्षा बलों का संरक्षण करे। ये कौन सा 33, 34, 33 में जो विधि बनाने की बात की जाती है, 34 में कहा जाता है कि कैसे कैसे जो है कुछ मौलिक अधिकारों को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ऐसे करके ये बातें दी गई हैं। इन शॉर्ट में आप यही समझिए कि इसमें जो है संसद को सुरक्षा बलों का संरक्षण करने का अधिकार होता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 जो है 21 क्या कहता है, का नहीं होगा यहाँ पर, 21 का में तो कुछ और दिया गया है। हाँ, यहाँ अनुच्छेद 21 सिर्फ देखेंगे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत क्या होता है, अनुच्छेद 21A देख लेते हैं इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो 21A क्या कहता है, ये कहता है कि जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और आगे देखते हैं जो अनुच्छेद 14 है, ये क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो ये है विधि के यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई लेबर हो। अगर कुछ आरोप है, कोई केस चल रहा है, तो उसको जो है अदालत में जा कर के वहाँ पर खड़े होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो यह है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगर हम समानता की बात करें तो समानता या समता दोनों एक ही चीज़ हैं। तो समता कहाँ से कहाँ तक आती है, ये आता है 14 से 18 तक,
14 से 18 के तक ये सारी चीज़ें आती हैं। 15 में क्या कहा गया है? धर्म और मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। मतलब कोई भी नौकरी हो या किसी प्रकार की कोई सुविधा हो या कहीं आना हो जाना हो, होटल में रुकना हो, मतलब कोई भी सार्वजनिक चीज़ें जो यूज करनी हो, मंदिर, गुरुद्वारा, कोई तालाब, घाट, जो कि पहले इन सब चीज़ों में भेदभाव होते थे, तो अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा सार्वजनिक चीज़ों की यूज में या फिर कोई अवसर की प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई जो है ये धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला है जो है 17, ये अस्पृश्यता के अंत की, यानी छुआछूत, जो पहले जो दलित थे और ऊंची सवर्ण जातियां थी, ये आपस में क्या है, छुआछूत का विचार मानती थी, तो उसका अंत करता है। अगला क्या है 24, जो बाल श्रम है, इसका विरोध करता है कि जो बालक श्रम करते हैं उसका जो है ये विरोध करता है। तो ये जो अनुच्छेद 24 है, ये एक्चुअली ये जो इसका है मेन बात, ये क्या कहता है? मेन बात कहता है कि कारखानों आदि में, कारखानों यानी कि जो संकट की जगह हैं, कारखानों आदि में जो है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, जो है बालकों के नियोजन यानी कि उनको वहाँ पर काम पे नहीं रखा जाएगा, नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है, ये प्रतिषेध की बात करता है। और लेकिन अगर हम देखें तो ये पहले की बात थी। अभी 2016 में संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? इसमें जो है अब 6 से 14 साल तक के बच्चों, इसमें 24 में क्या था कि 14 साल तक के, जो 14 साल से कम, लिख लेते हैं यहाँ पर 14 साल से कम, 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे, कम उम्र के जो बच्चे थे, उनको कारखानों आदि में यानी कि जो है खतरनाक जगहों में जो है मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा, काम पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन 2016 में संशोधन होता है और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया कि बिल्कुल जो है किसी भी प्रकार का नियोजन पर प्रतिषेध लगा दिया है। प्रतिषेध यानी कि ये जो है बाल श्रम पर प्रतिषेध लगा दिया है, प्रतिषेध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अब 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार मिल चुका है, मौलिक अधिकार मिल चुका है, तो ये इस उम्र में ये पढ़ेंगे। तो ये 2016 में संशोधन हुआ है। और क्या हुआ? ये पहली बात है। दूसरी जो इसमें 2 मेन बातें हैं कि जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के, मतलब जो हैं 14 साल से कम, मैं बार बार पढ़ाई में चली जा रही हूँ, यानी यहाँ पर होगा कि 14 साल से कम, ये होगा 14 से कम जो बच्चे होंगे उनके नियोजन पर, किसी भी प्रकार के नियोजन पर, किसी भी प्रकार के श्रम पर जो है प्रतिषेध किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये इनकी पढ़ाई की उम्र है, ये पढ़ेंगे। अगला दूसरा क्या होता है कि जो 14 से 18 जो किशोर होंगे, इनको जो है क्या है, खतरों की जगह पे जो संकट, क्या बोलते हैं उनको, संकट में नियोजन, किशोर जो होंगे इनको संकट में नियोजन पर प्रतिषेध है। क्यों? ये इनका जो है इसकी बात करता है कि 14 से 18 तक के जो किशोर हैं, इनको संकट में, जो कोई संकट का काम है उसमें जो है, जैसे कि फैक्ट्री, खान, इन सब चीज़ों में इनको मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा। जबकि 14 से कम वालों को बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ेंगे, इनको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल चुका है। आगे देखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये बताना मैं भूल रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो है आयोग आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको जो संशोधन हुआ है बालकों के श्रम के बारे में वो पता है कि नहीं है। तो देख लीजिए, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 360 क्या कहता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैंने लिख दिया क्योंकि ये जो है 360 का वित्तीय आपात की बात करता है और ये अभी तक जो है 0 बार प्रयोग किया गया है इसका। क्यों? अभी तक यानी कि इंडिया में इसका प्रयोग किया ही नहीं गया है। 360 वित्तीय आपातकाल इंडिया में, भारत में नहीं लगा है। तो यही जो है, ये अनुच्छेद जो है अभी तक
यूज ही नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन की बात करता है। इसके 368 के जो है अंतर्गत विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाएंगे। आगे देखते हैं, जो अनुच्छेद 356 है ये क्या कहता है? ये 356 जो है राज्यों में राष्ट्र शासन की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी कि आपातकाल अगर देश में लगता है तो उसकी घोषणा की बात करता है 352। तो यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 352 क्या है? आपातकाल की बात करता है, और 356 जो है राष्ट्र शासन की बात करता है। तो राष्ट्र शासन कहाँ? राज्यों में। आगे देखते हैं, जो अनुच्छेद 19 है, 19 का 1, इसमें कितनी हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हैं। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने ये मतलब मेमोराइज कर लिया तो उसके आगे फिर कुछ टफ रह नहीं जाता है। आगे भी आप देख लें थोड़ा सा, और एक ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं, तो आप आगे फिर आप रिलेट कर देना, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में अनुच्छेद 1, ये सब ऐसे ही आते जाएंगे। अनुच्छेद 1 के सबसेक्शन बी में जो है क्या बोलता है कि ये बोलता है कि सभा करने की, ठीक है। सी में क्या बोलता है? संघ समिति देख लेते हैं, चलो एक एक वर्ड लिख लेते हैं, समिति। और डी में क्या कहता है? आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता देता है ना। ई में क्या बोलता है? ई में बोलता है कि फिर कहीं पर भी निवास कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता देता है। और एफ हो जाता है फालतू, क्योंकि इसमें जो है संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब इसमें रहा नहीं। ये एक विधिक अधिकार बन चुका है। कितने? 300(a) के तहत, 300 के सबसेक्शन 1 के तहत ये जो है संपत्ति का अधिकार जो है बन चुका है। एक विधिक, यानी कि विधिक अधिकार बोलेंगे, विधिक अधिकार तो बन चुका है। ये जो है आप इसको अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, मैंने बोल दिया है ओरली। तो एफ क्या है? फालतू है। एफ को हम ऐसे याद करेंगे, एफ फालतू, यानी कि हट चुका है तो अभी फालतू हो गया है। आगे जी आता है, तो जी के अंतर्गत क्या होगा? आपको जो है व्यापार किसी भी प्रकार का जो व्यापार और ये सब करने की आपको जो है छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको एक ट्रिक से समझेंगे कि पहले हमने विचार व्यक्त किया, फिर एक सभा बनाई, सभा करके एक संगठन बनाया, समिति, संगठन जो भी कह लें। उसके बाद सब मिलजुल करके भ्रमण पे निकल गए, फिर जहाँ अच्छा लगा वहीं निवास कर लिया। अब ये एफ जो है उसके बाद फालतू आ जाता है, संपत्ति का ये जो फालतू है, उसके बाद निवास करने के बाद हमने व्यापार कर लिया। तो एक एक शब्द सबका चुन लेंगे तो आपके लिए जो है रिलेट करना आसान रहेगा। और इसमें से कहीं कुछ भी पूछ लेता है तो आप बताने के सक्षम होंगे। और अनुच्छेद 1(a) के तहत जो है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो जिसमें दिया गया, उसी में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत दी गई है। तो अनुच्छेद जो 19(1) है, इसके अंतर्गत आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। पहले 7 थी, अभी एफ हट गया। इसको आप का, खा, गा, का, खा, गा, घा, और जो है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ऐसे करके भी आ सकता है, अंगा, चा, छा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? जब आप ये करेंगे, का, खा, गा, गा लिखेंगे तो चा क्या होगा? चा चला गया, चा से चला गया, चा में जो है चा चला गया इसके अंदर, यानी कि ये हट गया, चला गया, ये इसके अंदर संपत्ति का अधिकार चा में जाके आएगा इसी के तहत। और ये हट गया है तो चा चला गया कर देंगे, और एफ से फालतू कर देंगे तो ये हट जाएगा। और सीक्वेंस में आप सारे अधिकार जो है एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको 91 के अंतर्गत कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखते हैं आगे। अगला जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है? हमको जो गिरफ्तारी के समय कुछ संरक्षण की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। लेकिन 22 में जो है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना की बात कही गई है। और इसी में सिर्फ
यहीं पर जो है अनुच्छेद 22 के सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, सिर्फ यहीं पर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग होता है। ये भी एक फैक्ट है जो कि आपके आ सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25, धार्मिक आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमको धर्म संबंधी आचरण करने की, अपने विश्वास को जो भी हमारा जिस धर्म पे विश्वास है उसको फॉलो करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हो जाएगा। और यदि आता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 25 के ही अंतर्गत आएगा। ये भी देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष राज्य, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इसी के अंतर्गत निहित है, पंथ निरपेक्ष राज्य अनुच्छेद 25, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि राज्य जो है किसी धर्म को मतलब विशेष मतलब धर्म का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को जो है अलग से स्पेशल ट्रीट नहीं करेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य की बात इनडायरेक्टली इसी में की गई। क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं पर टिक करना होगा 25। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48A के तहत क्या है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इसकी बात कही गई है। और पहले ये क्या था, संघ सूची में था, संघ सूची में ये विषय था, यहाँ से इसको निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब संघ सूची में नहीं है ये, ठीक है, यहाँ से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस पर कि राज्य और केंद्र दोनों का अब अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 370, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो है इसके द्वारा जो है आर्टिकल 370 अब खत्म हो चुका है, जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो है अधिनियम लागू कब से हो गया, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाले 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं कि जो है ये समाप्त कर दिया गया है, और किसके तहत, जो पुनर्गठन अधिनियम ये है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 का, इसके तहत समाप्त किया गया है। अच्छा ठीक है, तीसरा क्या है, और अगला पॉइंट ये है कि 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर बन गए। चौथा बनता है कि जो है अगर इसको जो है यहाँ से 370 को ख़त्म कर दिया गया है, जो कि 370 के अंदर पहले क्या था, एक स्टोरी के रूप में सुन लें। इसमें क्या था कि इसका जो है JNK का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था, यानी कि इनका संविधान होता था अलग, इनका अलग फ्लैग होता था। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, DP जो है ये नीति निर्देशक तत्व थे, ये सब इन पे अप्लाई नहीं होते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इनके मतलब बातचीत से ही जो है सारी चीज़ें JNK की बातचीत के बाद ही ये सारी चीज़ें इनमें अप्लाई होती थी, जैसे DPSP और ये सब नीति निर्देशक तत्व और क्या बोलते हैं उसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इनसे बातचीत करके तभी होता था, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था। लेकिन अब ये समाप्त, तो ये हो गई इसकी स्टोरी की 370 के अंतर्गत क्या था, आपको पता होना चाहिए, क्या पता यहीं से क्वेश्चन कर ले। तो ये था 370 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी। और पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ये जो है ये विधि, ये कानून लागू हो गया है, इन्फोर्स कर दिया गया है। और अब जो है जो ये है JNK को क्या कर दिया गया है कि विभाजित कर दिया गया है, और इसको किसने 2 भागों में, JNK और लद्दाख हिंदी में लिख लेते हैं इसको हम लद्दाख, इसमें जो है विभाजित कर दिया गया 2 भागों में। और ये दोनों क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये यूनियन टेरिटरीज हो गई जब टेरिटरीज, तो अब ये केंद्र के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ क्षेत्र, ये अब संघ क्षेत्र बन चुके हैं, अब ये राज्य नहीं रहे हैं, तो ये केंद्र के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इससे संबंधित कुछ बातें थी अनुच्छेद 370 से। आगे देख लेते हैं 243G, ये आपके पंचायतों से संबंधित है, और हैं तो वहाँ बहुत कुछ है। एक जिसमें आरक्षण दिया गया है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है उसमें, लेकिन ये जो है
इसको देख लीजिए। जो अनुच्छेद 243G है, इसके अंतर्गत जो है पंचायतों को शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाने की बात कही गई है। किसके अंतर्गत? 243G के अंतर्गत। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं। और थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं। जो 243 का D है, D, ये इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को 1/3 जो पंचायती राज हैं इसकी सभी स्तरों पर, यानी कि तीनों स्तरों पर है, कितना? 1/3 सीटों की आरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और साथ में जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष पद हैं, ये भी 1/3 अध्यक्ष के लिए जो है 1/3 कार्यालय अध्यक्ष के अध्यक्ष के लिए भी जो है 1/3 कार्यालय आरक्षित हैं। किनके लिए? इन महिलाओं के लिए। तो अध्यक्ष पद पर भी जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष पद पर भी 1/3 ये रहेंगे, महिलाओं के लिए सीट है। और पंचायती राज के तीनों स्तरों पर, यानी कि ग्राम और मंडल और ज़िला, तीनों स्तरों पर क्या है? 1/3 सीटें जो पंचायती राज संस्थान हैं, तो उसमें जो है 1/3 सीट इनके लिए आरक्षित की गई हैं। आगे देखते हैं। हमने 24 पढ़ लिया था, उसी का 23 भी है। क्या है इसमें? मानव व्यापार पर जो है क्या है? प्रतिशत लगाया गया। और क्या है? बेगार क्या होता है? बहुत ही कम पैसों में और जबरन किसी से काम कराना, या बहुत कम पैसों में काम कराना, या फ्री में काम कराना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको भी, इस पर भी रोक लगाई गई है। तो मानव व्यापार पर जो स्त्री और बच्चों का उनका खरीद फरोख्त होती है कई सारे कामों के लिए जो भी है, तो उस पर भी रोक लगाई गई है। तो ये 23 देख लेते हैं। और आगे मेरे ख्याल से 29 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 आर्टिकल और देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है 29, अच्छा, ये अनुच्छेद 243D है और ये है अनुच्छेद 23। अब देखते हैं अनुच्छेद कौन सा देख लेते हैं। ये अनुच्छेद हम पहले 29 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनके हितों की बात करता है। ये हितों के संरक्षण की बात करता है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि भाषा, लिपि, जो इनकी भाषा होगी, भाषा और लिपि, संस्कृत, इनको जो है क्या है, इनको संरक्षित करने का इनको अधिकार होगा। और जो कोई दूसरा क्या है, राज्य पोषित कोई, जो यानी कि जिसको राज्य के द्वारा जो चलाई जाने वाली संस्था होंगी, उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो राज्य पोषित संस्था में प्रवेश से कोई जो है भेदभाव नहीं होगा। ये चीज़ इसमें कही गई है। और अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो ये भी कुछ इसी तरह की बात करता है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, भाषाई आधार पर भी होते हैं और धार्मिक आधार पर भी होते हैं, 2 तरह के अल्पसंख्यक मतलब होते हैं। तो इनको अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। जो शैक्षिक संस्थान होंगे, शैक्षणिक संस्थान, इनको क्या होगा, संस्थान, तो इनको स्थापित और संचालित करने का अधिकार इनको दिया गया है। ये हो गया। अब लगभग हमने सब देख लिए हैं, लेकिन क्या है कि अनुच्छेद हमने 17 तक देखा था, 18 रह रहा था। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 18 है, ये क्या कहता है? उपाधियों का अंत, ये इसकी बात करता है। तो इसमें क्या है कि जो है राज्य, सेना या विद्या संबंधी 2 हैं, इनके सिवाय कोई है जो है उपाय नहीं देगा। कौन कौन सी 2 हैं? एक जो डिफेंस का उपाधियाँ होती हैं और दूसरी विद्या
विद्या, ये 2 उपाधियों के अलावा और कोई उपाधि, इन 2 के अलावा कोई और उपाधि जो है राज्य प्रदान नहीं करेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे सबसेक्शन हैं, पर आप उन पे ध्यान मत दीजिए, बस उपाधियों का अंत। और उपाधियाँ भी कौन सी होंगी? सेवा और विद्या, 2 ही उपाधियाँ देगा, इसके अलावा कोई जो है और सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्या हो गए, आर्टिकल्स हो गए, और इतना पढ़ लेंगे तो पात्रता परीक्षा के लिए पर्याप्त है। हाँ, आप ज़्यादा पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी स्टडी कम हुई है और तो आप इस पे सबसे पहले फोकस कीजिए। अगर स्टडी ज़्यादा भी हुई है तब भी कीजिए, और स्टडी कम है तब तो बिल्कुल कीजिए, इसी पे कीजिए फोकस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मतलब कितने आर्टिकल्स यहाँ से आए हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मैंने इतना मेहनत करके ये आर्टिकल्स निकाले हैं सारे, तो वो कितना आ रहे हैं उससे। और प्लस मैं ये PDF टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, तो ये पूरा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो जिससे कि आप उसको फटाफट रिवाइज वहाँ से कर सकते हैं PDF लेकर के। तो मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। धन्यवाद।